आज शारदा आसमान को निहार रही है क्योंकि उसे आसमान में हवाई जहाज नजर आ रहा है जो शायद उसके बेटे को उससे कहीं दूर उसके गांव से दूर लेकर जा रहा है। आंखों में आंसू बहे जा रहे हैं लेकिन वह अपने दिल की बात किसी को बता नहीं पा रही है। होठ कांपते कांपते रुक जाते हैं क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके आंसुओं को उसके पति रामलाल न देख ले। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, अरे सुनती हो, मैं थोड़ा खेत की तरफ जा रहा हूँ। सामू काका ने मुझे कुछ सलाह के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं है कि तुम कोई काम करो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खाना खा लो ताकि दवाई खा सको और सेहत का ध्यान रख सको। प्यार से ऐसा बोलकर रामलाल चले जाते हैं और शारदा चुपचाप वहां रखे हुए पलंग पर बैठ जाती है। उसे याद आता है कि यह पलंग उसने रोहित के लिए ही खरीदा था जब वह स्कूल में था और उसे सोने में दिक्कत होती थी। और आज वह दिन है जब रोहित अपने परिवार के साथ कहीं दूर घर बसाने, नौकरी ढूंढने जा चुका है। शारदा उठकर किचन की तरफ जा रही है कि उसी समय उसकी पड़ोसन नैना आ जाती है और पास आकर कहती है, क्या अब तक तुम रो रही हो? उसे गए तो 2 दिन हो गए। अब वह अपने पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रहा होगा और तुम यहाँ आंसू बहा रही हो। शारदा बोली, बचपन से लेकर आज तक मैंने उसका ध्यान रखा। उम्मीद नहीं थी कि वह अपने माँ बाप और गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। माँ हूँ, उसकी याद तो आएगी ही। नैना बोली, अब तुम अपने बेटे को भूलने की कोशिश करो। चला गया वह पंछी अपने पिंजरे को छोड़कर। अब भला वह वापस हमारे गांव में क्यों आएगा? और आएगा भी तो सिर्फ 2 या 4 दिनों के लिए। अरे वह पीछे वाली पड़ोसन का भी यही हाल हुआ। उसने तो अपने बेटे को इस शहर इसलिए भेजा था कि आ, वो वहां जाकर शोभा की मदद कर पाए, लेकिन देखो न, बेटा तो वापस आया ही नहीं। मुंह बनाते हुए बोली शारदा। बोली, नहीं नहीं, मेरा रोहित ऐसा नहीं है। पहले तो वह मेरा बहुत ख्याल रखता था। यह बात अलग है कि तब वह बहुत छोटा भी था। नैना बोली, तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो थोड़ी शक्कर लेने आई थी। मेरे घर मेहमान आ रहे हैं ना, और दुकान खुली नहीं है। हो सके तो 1 कटोरी शक्कर ही दे दो। नैना तो वहां से चली गई, लेकिन उसकी बातें शारदा के दिल पर जहर सी लग रही थी। उसे मन ही मन यह डर लगने लगा कि कहीं सच में ऐसा न हो जाए कि रोहित वापस ही न आए। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। जब भी रोहित का फोन आता, शारदा दौड़कर पोस्ट ऑफिस पहुंच जाती, जहां वह जी भर के रोहित से बात कर पाती। आज भी रोहित का फोन आया। रोहित बोला, कैसी हो माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? शारदा कहती है, हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तेरी आवाज़ सुन लेती हूँ ना, दिल को सुकून मिल जाता है। यह बता, बहू और बच्चे कैसे हैं? रोहित बोला, सब कुछ अच्छा है माँ। और पता है, तुम्हारी बहू ने बिल्कुल तुम्हारी तरह आलू के पराठे बनाए, जैसे तुम मुझे बनाकर खिलाया करती थी। बिल्कुल वही स्वाद। मुझे तो ऐसा लगा कि अब तो मैं इतना टेस्टी पराठा यहीं खा पाऊंगा। शारदा उदास होते हुए बोली, चलो अच्छा है, अब तुझे मेरी याद नहीं आएगी। अब तुम सब यहाँ कब आओगे? रोहित बोला, माँ बार बार हमें आने के लिए मत बोला करो, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि दिन भर दौड़कर आपके पास आ जाएंगे और आपकी सेवा करते रहे। यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन भी करवाना है और मुझे अपनी नौकरी की वजह से समय भी नहीं मिलता। अब मैं फ़ोन रखता हूँ, जब समय मिलेगा तब करूँगा। रात होने पर शारदा अपनी पति से पूछती है, बहू ने अगर मेरी जगह ले ली हो तो भला मेरे बेटे को मेरी याद क्यों आएगी? अब लगता है बुढ़ापा ऐसे ही बिताना होगा। रामलाल बोलते हैं, सही कहती हो। अब तो रोहित का ज़्यादा फ़ोन भी नहीं आता और वह अपने काम और परिवार में ही व्यस्त रहने लगा है। इधर रोहित को अपनी माँ और बापूजी की बहुत याद आती है, लेकिन अगर वह अपनी पत्नी को बोलता तो उसे बुरा लग जाता। एक दिन अचानक रोहित और उसकी पत्नी का झगड़ा होने लगा। रोहित बोला, तुमसे मैं नाश्ता बनाने के लिए कहता हूँ तो वो भी तुमसे नहीं होता। मेरी जो नौकरी थी वो भी छूट गई है।
अब मैं नई नौकरी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने माँ से झूठ भी कह दिया कि तुमने बहुत अच्छा आलू का पराठा बनाया है। उसे कितना बुरा लगा होगा। रोहित की पत्नी रीना बोली, अगर तुमने ऐसा कहा है तो मैंने तो नहीं कहा था ना। मैंने तो अपने जीवन में आज तक कभी आलू का पराठा नहीं बनाया। मेरे पापा के यहाँ तो मैं बड़े ऐशो आराम से रहा करती थी। मुझे तो वहाँ किचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर भी मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। ताना मारते हुए बोली। रोहित बोला, अरे मैं तो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा था, पर तुम्हारी वजह से मैंने अपना गांव छोड़ा और शहर में आकर नौकरी ढूंढने लगा। रीना बोली, तुम बात बात पर मुझे ताने मत मारा करो। तुम खुद चाहते थे अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आकर बस जाओ। अब तो रोहित और रीना के झगड़े बढ़ते ही जा रहे थे। रोहित घर में भी फ़ोन नहीं करता और अगर घर से माँ बाबूजी फ़ोन लगाते तो रोहित काम का बहाना करके टाल देता। अब उसे भी अपने माँ बाप बोझ लगने लगे और वह सोचने लगा कि जल्द से जल्द वह अपने लिए शहर में ही नया घर ले ले ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न हो। अब शारदा और रामलाल दुखी रहने लगे क्योंकि वह समझ गए थे कि उसका बेटा वापस नहीं आएगा और बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाएगा। एक दिन अचानक रामलाल जी को एक उपाय सूझा और उसने खुश होकर शारदा को बुलाया। शारदा बोली, क्या बात है जो आज इतना खुश हुए जा रहे हैं? आश्चर्य से बोली। रामलाल बोले, तुम्हें याद है हमारे घर के बगल में 4 कमरे हैं। ऐसे भी वह पर वहाँ पर कोई नहीं रहता और हमने उसे इसलिए बनवाया था कि हमारा बेटा अपने परिवार के साथ वहाँ आराम से रह सके। लेकिन अब वो यहाँ नहीं आएगा और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम उन कमरों को स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को किराए पर दे दें ताकि हमारे लिए वह बुढ़ापे का सहारा बन सके और उनकी बदौलत हम आगे खुश रह सके। शारदा बोली, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे में उन बच्चों को सहारा मिल जाएगा और उन बच्चों के कारण हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। लेकिन कल को अगर रोहित यहाँ आ जाए तो हम उसे क्या जवाब देंगे? रामलाल बोले, जो रोहित ने स्वार्थ के लिए हमें बूढ़े माँ बाप को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस गया और अब तो हमें वह पूछता भी नहीं, ना ही फ़ोन करता है, ना ही यहाँ आना चाहता है। हम उसके लिए कब तक राह देखते रहेंगे? उन मासूम बच्चों के कारण ही हम खुश रह सकेंगे और हमारा घर भी खुशहाल रहेगा। कुछ ही दिनों में उन 4 कमरों में कई सारे बच्चे आ गए जो किराए से रहने लगे और साथ ही साथ खाली समय में शारदा और रामलाल जी के साथ आकर बातें करने लगे, जिससे शारदा और रामलाल जी को बहुत अच्छा लगने लगा और दिन भर की थकान और दुख दर्द खत्म होने लगा। किसी तरह जब यह बात रोहित को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा कि उसके ही माता पिता ने ऐसा किया, लेकिन वह समझ चुका था कि उसने भी अपने माँ बाप को छोड़कर अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ पर किराए पर रहने वाला एक बच्चा आकर कहता है, ताऊ जी, क्या हमें किसी का दिल दुखाना चाहिए? रामलाल बोले, नहीं बेटा, हमें किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी का दिल दुखाते हैं ना कहीं हम गलत कर रहे होते हैं, जो हमें उस समय समझ नहीं आता। ऐसे में अच्छा होगा अगर हम सबको खुश रखें तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं और हमेशा उम्मीद उन्हीं से रखो जो तुम्हारी उम्मीद पर खरे उतर सके। बच्चा तो वहाँ से चला गया, लेकिन शारदा और रामलाल जी समझ चुके थे कि उनकी खुशी उनके साथ में ही है और उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है बुढ़ापे के सहारे के लिए, क्योंकि उनका सहारा अब वे खुद ही हैं।